हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि मतलब अभी तक जो चीजें हम लोगों ने सीखी और प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम सब उन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या लेवल होता है क्वेश्चन का आरआरबी एनटीपीसी में जो पूछे जाते हैं, कहां से पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आज हम उठाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। और हमारी ये जो सीरीज है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की, वो अब यहां से चालू हो जाएगी और चलती रहेगी। यहां पे आपको आगे मॉडल क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे और सॉल्व कराए जाएंगे टेस्ट सीरीज, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप हमारे साथ तैयार हो जाइए आरआरबी एनटीपीसी को पार करने के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बेनिफिट हो सकें। तो देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो शिफ्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है शिफ्ट 1। 31 मार्च 2016 को ये जो शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। एक अग्नि दिया हुआ है, और उसके बाद दूसरा विकल्प आपको नाग दिया गया है, और फिर कोबरा दिया गया है, और उसके बाद आपको दिया गया है तूफान। ये आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। और आपसे पूछा गया है कि उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का बताइए, यानी एटीजी मिसाइल का नाम बताना है आपको। तो देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा, ज्यादा सोचना ही नहीं है। ये कौन सी हमारी नाग मिसाइल है, ठीक है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? सही विकल्प हमारा बी हो जाएगा, नाग मिसाइल हमारी। एक चीज और अभी हाल ही में इसमें डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, डेवलपमेंट क्या हुआ है कि अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर के द्वारा छोड़ी जा सकने वाली नाग मिसाइल को दोबारा से डीआरडीओ ने अपग्रेड किया है, और इसका नाम है हेलिना। हेलिना का मतलब हेलीकॉप्टर नाग। और देखिए, इसका हाल ही में नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? ध्रुव अस्त्र कर दिया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में अभी 2020 में इसमें डेवलपमेंट हुई है। चलिए, अच्छा ये देखिए, 3 से 7 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी, और ये टैंकों को, दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहां से। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो माचिस की तीलियों में डैश होता है। माचिस की तीलियों में क्या होता है? आपको 2 विकल्प दिए गए हैं। देखिए, 4 विकल्प। एक तो सल्फर का दिया गया है, दूसरा हमारा विकल्प दिया गया है फास्फोरस दिया गया है, और तीसरा दिया गया है मैग्नीशियम दिया गया है, और चौथा आपको दिया गया है पोटेशियम दिया गया है। तो देखिए, जो माचिस की तीली होती है उसके बारे में जान लीजिए। तो माचिस की तीली में देखिए, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है ज्यादा। तो अगर यहां पर मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले यहां पर रेड फास्फोरस लगा होता है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेड है क्योंकि माचिस की तीली में सल्फर, फास्फोरस और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, ठीक है। तो रेड फास्फोरस इसमें पाया जाता है, और इसको इसलिए ब्लेंड किया जाता है। देखिए, रेड फास्फोरस के साथ मैग्नीशियम भी इसमें पाया जाता है और इनका मिक्सचर रहता है। तो अगर हम लोग देखें कि सबसे अभीष्ट उत्तर कौन सा सही होगा, तो हमारा सी विकल्प हो जाएगा, मैग्नीशियम, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, एक चीज और इसमें आप देख लीजिए कि देखिए भाई, माचिस की तीली क्यों इतनी, मतलब हम लोग देखें सेफ होती है। क्यों हम लोग कहते हैं कि माचिस की तीली सेफ होती है? क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस नहीं जलती, अचानक से नहीं जलती हैं। आप इनको इग्नाइट करते हैं, फिर ये थोड़ी देर बाद जलती हैं एक बर्स्ट साउंड के साथ, और उसके बाद पीछे की तीली धीरे धीरे जलती है, जिससे हमारा काम हो जाता है। तो देखिए, ये इसलिए सेफ मानी जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
ये आपको दिख रहा होगा। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है कि आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है। आपको पता होगा जब आप बैंक में किसी के खाते में पैसा भेजने जाते हैं या किसी के खाते में पैसा ट्रांसफर करने जाते हैं, जो लोग भाई काफी पैसा वैसा होगा जिनके पास, उन लोगों को पता होगा बैंक वैंक, या जो लोग बैंक में जॉब करते हैं या जो लोगों का अपना बिजनेस होगा उनको पता होगा कि आईएफएससी कोड क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली आईएफएससी कोड नहीं कहते, उसको आईएफएससी कहते हैं, सी का मतलब ही कोड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये पूछा गया कि आईएफएससी का क्या मतलब होता है। ये तो एक तरीके से देखा जाए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे। पहले विकल्प में ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, दूसरे विकल्प में दिया हुआ है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और तीसरे में दिया हुआ है इंटर बैंक फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और चौथे में आपको दिया हुआ है सिस्टम कोड। तो देखिए इसका जो सही विकल्प है आईएफएससी का होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये होता है आईएफएससी का सही फॉर्म। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हिस्ट्री से आ गया है, आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में पूछा है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू किया गया था, और आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 1941, दूसरा है 1942, तीसरा है 1945 और चौथा है हमारा 1946। तो देखिए भाई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगर हम लोग बात करें तो उसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको अगस्त रेवोल्यूशन भी कहते हैं, और ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। और देखिए यही वो था जहां पर गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कब शुरू किया गया था, 1942 में। हिस्ट्री का जो कोर्स आपका भी शुरू होगा, 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। प्रकाश केसरवानी सर आपके लिए हिस्ट्री लेकर आएंगे, और हिस्ट्री जबरदस्त तरीके से लेकर आएंगे। आप सब लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से ताकि आपको बेनिफिट हो सके, और ज्यादा से ज्यादा इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है, उसमें हाँ आपको सारी चीजें बताई जाएंगी विस्तार से कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, और कैबिनेट मिशन क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, बंगाल विभाजन क्या था, कांग्रेस की स्थापना, ये सारी चीजें आपको विस्तार से बताई जाएंगी वहां पर। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारा कौन सा क्वेश्चन है अब, ये देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा वो ये है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इसमें पूछा गया है कि जो यंग इंडिया है उसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो देखिए यंग इंडिया से हमारे कौन जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी जी जुड़े हुए हैं, और इन्होंने देखिए मोहनदास करमचंद गांधी जी ने सन 1919 से 1931 तक इसको संपादित किया है। उसके बाद इन्होंने हरिजनों के लिए समाज के उत्थान के लिए इन्होंने इसको छोड़ दिया था, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, और एक पत्रिका हरिजन के संपादक बन गए थे। तो यंग इंडिया मूवमेंट से कौन जुड़ा हुआ है, हमारे महात्मा गांधी जी जुड़े हुए हैं। हमारा सी विकल्प देखिए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन आपके बनते हैं, हिस्ट्री से भी आप देख रहे होंगे बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर हमारी हिस्ट्री की सीरीज देख रहे हैं तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन में, जल्दी से आगे देखते हैं। और देखिए जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी, ये तो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ग्रीष्मकालीन राजधानी को पूछा गया और 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। जम्मू दिया गया, श्रीनगर दिया गया, गुलमार्ग दिया गया है, अनंतनाग दिया गया है। तो देखिए यहां पर जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, तो समर कैपिटल क्या है भाई, समर कैपिटल देखिए क्या है, श्रीनगर है कि जम्मू है, जल्दी से बताएं। देखिए समर कैपिटल हमारा श्रीनगर है। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि विंटर कैपिटल कौन सा है। इससे तो अगर देखा जाए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो हमारा बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अच्छा एक चीज और इससे अब आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को हमारे संसद ने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया है। तो ये डेट आप याद रखिएगा, बिल्कुल पूछी जा सकती है, क्वेश्चन के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक लद्दाख हो गया है हमारा,
और एक क्या हो गया है, एक हो गया है जम्मू एंड कश्मीर। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये साइंस से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो देखिए ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो देखिए ऑन्को का मतलब ही होता है कैंसर कारक। तो अगर ऑन्कोलॉजी पूछा जाए तो किससे होता है? कैंसर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, इसमें 4 विकल्प हमको दिए गए हैं। पहला दिया गया है अस्थि सुसरता से, और दूसरा है मधुमेह से यानी डायबिटीज से, तीसरा है कैंसर से, चौथा है वृक्क संबंधी विफलता या किडनी का रेनल फेलियर से। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये हमारा शिमला समझौता कब हुआ था? देखिए शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो देखिए जब भी हमारा पाकिस्तान से कोई युद्ध होता है तो कोई ना कोई समझौता होता है। जैसे आपको पता होगा 1971 में युद्ध हुआ तो 1972 में हमारा शिमला समझौता आ गया। और शिमला समझौता किसके बीच में हुआ था बताएं? एक तरफ तो इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से कौन था भाई? जल्दी से बताएं। तो देखिए पाकिस्तान की तरफ से हमारे कौन थे? यहां पर भुट्टो साहब थे। ठीक है, यहां पर हमारे भुट्टो साहब थे और कौन थे? जुल्फकार अली भुट्टो थे। ZA भुट्टो साहब थे पाकिस्तान की तरफ से और उनसे समझौता साइन किया गया था। आप लोग देखिए कमेंट में मुझे ये बताइए कि 1999 में जब कारगिल हुआ था तो 2001 में कौन सा समझौता हुआ था? इसको सर्च करके बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसमें जो पूछा गया आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है कि किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? और सबसे पहला दिया हुआ है कॉटन सीड का तेल, जैतून का तेल, कॉड लिवर का तेल और सूरजमुखी का तेल। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो कॉड लिवर के तेल में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो इससे हमारा विकल्प कौन सा है? विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी क्या? बी सही हो जाएगा, बी में ही सी दिया हुआ है। ठीक है, तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। और देखिए विटामिन डी एक्सपोज कहां से होता है? विटामिन डी सनलाइट के प्रेजेंस में अनलॉक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर आता है? तो देखिए भारत की करेंसी नोटों पर आपको पता होगा, इसमें 4 विकल्प दिए गए। पहले क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, फिर है इंदिरा गांधी, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर है नरसिम्हा राव जी। तो देखिए आपको पता होगा कि करेंसी नोटों पर गवर्नर जी के हस्ताक्षर होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि 1991 में LPG शुरू किया गया था, तब हमारे RBI के गवर्नर कौन थे? जी हाँ, सही पहचाना आपने, मनमोहन जी थे, मनमोहन सिंह जी। और ये हमारे 2004 से लेकर 2013 तक प्रधानमंत्री भी रहे हैं UPA 1 और UPA 2 की गवर्नमेंट में। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा ये डी विकल्प सही हो जाएगा, मतलब मनमोहन सिंह जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और ये है निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त होगा? सबसे पहले तारा, दूसरा ग्रह, तीसरा अंश एवं अवशेष और चौथा है एस्ट्रॉइड। तो देखिए जो टूटे हुए तारे होते हैं उनके बारे में जान लीजिए। टूटे तारों को एक्चुअली होते क्या है? मेटियोरॉइड्स होते हैं। ठीक है, उल्का जिन्हें कहते हैं। और यही जब हमारे वातावरण में आते हैं तो चूंकि वैक्यूम से यानी पृथ्वी के बाहर हवा तो है नहीं, और अचानक से पृथ्वी में जैसे घुसते हैं तो हवा के घर्षण के कारण वो जलने लगते हैं। ठीक है, तो वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि टूटे हुए तारे हैं। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अंश एवं अवशेष। अंश एवं अवशेष हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कौन सा विकल्प सही है? अंश एवं अवशेष में देखा जाए तो सी विकल्प हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साइंस का। इसमें है सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी? तो देखिए भाई ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्पष्ट दृष्टि के लिए याद कर लीजिए,
स्पष्ट दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि के लिए है भाई, इसको याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थार रेगिस्तान में स्थित है। तो देखिए पूछा गया थार रेगिस्तान कहां पर स्थित है, और 4 विकल्प आपको दिए गए। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा उत्तराखंड। तो आपको पता होगा, देखिए थार रेगिस्तान कहां पर है, ये मैं आपको बता देता हूं नक्शे के जरिए। देखिए भाई थार रेगिस्तान कहां पर है, थार रेगिस्तान देखिए भाई कहां पर है। तो ये जो एरिया है देखिए, ये थार रेगिस्तान का एरिया है, ठीक है, ये थार रेगिस्तान का एरिया है। और ये देखिए भारत का राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पर थार रेगिस्तान आता है, और पाकिस्तान में भी आता है। तो सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, ये बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग। और ये देखिए ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। तंत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। तो देखिए इसका आंसर बहुत सही है, उड़ीसा माना जाता है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को जो तांत्रिक होती है, जो तांत्रिक कल्चर या शक्तिज्म जिसे कहते हैं, या शक्ति की उपासना, आपको पता होगा शिव शक्ति की उपासना, तो इसको तांत्रिक सिद्धियों के लिए भी किया जाता है। तो देखिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसका प्रचलन ज्यादा है, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में। तो यहां पर हमारा जो सही विकल्प है वो हो जाएगा कहां पर, उड़ीसा, सी विकल्प, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, और इसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर। तो देखिए नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस की बात आई है तो इस पे कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर संविधान सभा की हम देखें, संविधान सभा की मीटिंग, तो इसकी जो पहली मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी, और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद देखिए जो समाप्त होता है संविधान निर्माण, कब समाप्त हुआ, ये हुआ 25 नवंबर को। और चूंकि 25 नवंबर को ही हमारा संविधान बनकर समाप्त होता है, इसलिए 25 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और इसको बनने में कितने दिन लगे थे, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था, ठीक है। और इस पर तकरीबन 7,500 अमेंडमेंट आए थे, ठीक। तो इसको 25 नवंबर को बन के लागू हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था कब, इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और देखिए इसलिए लागू किया गया था क्योंकि 1929 में इसी दिन पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था रावी नदी के तट पर माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और इस दिन को याद रखने के लिए ही हम लोग 26 जनवरी को अपने संविधान को लागू किए, वरना बन गया था 25 नवंबर को। इसीलिए 25 नवंबर को हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल डे या संविधान दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी को हमारा जो होता है वो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो अब इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में हम देखेंगे, इसी शिफ्ट के और क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन का हमारी जो सीरीज होगी, 15-15 क्वेश्चन और 10-10 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की सीरीज होगी, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।